करंट, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, क्या कहानी है समझो। अल्टरनेटिंग करंट से पहले हम लोगों को समझना होगा एसी करंट जनरेटर को। आप हमें एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो बी एक कॉस थीटा होता है। आप हमको एक बात बताओ, फैराडे ने हमें ये बताया था कि जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो हमेशा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आप कितने तरह से कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज बी ए कॉस थीटा। या तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या तो हम लोग एरिया को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या तो हम लोग एंगल को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इस जगह पर हम लोग चेंज करेंगे एंगल को। इसको चेंज करेंगे एंगल को। तो हम लोग एंगल को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑब्जर्व करेंगे कि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा। और इस चीज के लिए हमने आपके सामने एक जनरेटर बनाया हुआ है। शायद ये जनरेटर एग्जाम में आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह ना पूछी जाए, और अगर पूछ भी ली जाए तो लॉन्ग आंसर में आएगा। कोशिश करना कि फिर इसे ना अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब तुम इतना सब कुछ लिखोगे, इतना अजीब सा फिगर बनाओगे, उसमें हो सकता है तुम प्रॉपर फिगर ना बना पाओ। तो जो साथ में जो ऑप्शन में क्वेश्चन मिले उसे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाने के लिए हम लोग दो फील्ड मैग्नेट लेकर आते हैं। इन दोनों फील्ड मैग्नेट के साथ एक आर्मेचर कॉइल लगाई जाती है। इस आर्मेचर कॉइल की बात करें तो इसके जो दो एंड पॉइंट हैं, इस एक एंड पॉइंट को थोड़ा छोटा रखते हैं और दूसरे एंड पॉइंट को बड़ा रखते हैं। इस एंड पॉइंट को हम लोग एक रिंग के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और ये रिंग को हम लोग बोलते हैं सर ये स्लिप रिंग है। दूसरा वाला वायर इस स्लिप रिंग के अंदर से पास है, ठीक है, मतलब ये वाला जो वायर है वो इस स्लिप रिंग के कांटेक्ट में नहीं है। और साथ में यहाँ पर एक दूसरी स्लिप रिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ स्लिप रिंग्स होती हैं। इन स्लिप रिंग के साथ हम लोग कार्बन ब्रुसेस को ज्वाइन करते हैं, और इन कार्बन ब्रुसेस के साथ हम लोग अपना जो बाहर आउटपुट कनेक्शन है वो निकाल लेते हैं। इसे घुमाने के लिए इस जगह पर एक सैफ्ट लगाई जाती है, ठीक है। तो एक सैफ्ट लगी होती है जिसके थ्रू हम लोग इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करेंगे। तो इस तरह से एक एसी करंट जनरेटर बनाया जाता है। अब हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर फंक्शन कैसे करेगा, तो इसके फंक्शनिंग को स्टडी करने के लिए हम लोग ऐसा फिगर 3D में नहीं बनाते, हम लोग एक प्लेन फिगर बनाते हैं और उससे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि देखो आखिरकार ये फंक्शन कैसे करेगा। तो दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, और इस जगह पर हम लोगों के पास एक आर्मेचर कॉइल रखी है। इस आर्मेचर कॉइल में जो दोनों एंड पॉइंट हैं, इस आर्मेचर कॉइल के जो दोनों एंड पॉइंट हैं, इन दोनों एंड पॉइंट के साथ हम लोग ऐसे कनेक्शंस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस कॉइल को नाम दे देते हैं ABCD, और चलो इस जगह पर हमने अपना एक लोड लगा दिया, ठीक है। अब देखो बच्चा, जैसे ही हम लोग इस कॉइल को घुमाना चालू करेंगे तो आप हमें एक बात बताओ, अगर हम इस तरह से इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, जो वायर AB है वो तो प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, और जो वायर CD है वो प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा है कि अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, तो उसके मोशन की वजह से भी हम लोग ये पाते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम लोग बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल निकालते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलता है अपनी इंडेक्स फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखना, थंब को रखना जिधर कंडक्टर जा रहा है, और मिडिल फिंगर शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। सोचो अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को देखें, मैग्नेटिक फील्ड टू नॉर्थ टू साउथ है, और वायर AB प्लेन में बाहर की तरफ आ रहा है, तो अपने राइट हैंड लॉ को अगर हम लोग लगाना चाहें, हम लोग इंडेक्स फिंगर को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखेंगे जिस डायरेक्शन में कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर AB वायर की बाहर की तरफ जा रहा है, मिडिल फिंगर कौन सी डायरेक्शन शो करेगी, अपवर्ड, तो इस वायर AB में करंट है अपवर्ड। अगर वायर CD की बात करें, इंडेक्स फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखो जिधर कंडक्टर जा रहा है, ये जो वायर CD है वो प्लेन में अंदर की तरफ जाएगा, और मिडिल फिंगर कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है, डाउनवर्ड। तो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रही है, तो करंट कुछ ऐसे आएगी, तो करंट ऊपर जाएगी, घूम के ऐसे आएगी, और देखो इस कनेक्शन से करंट बाहर निकलेगी, और साथ में करंट घूम के इस तरीके से अपने पूरे सर्किट को कंप्लीट करेगी। तो ये हम लोगों को दिखा। लेकिन अगले ही हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल तो इधर ही है, साउथ पोल तो इधर आ गया। अगले हाफ साइकिल में कॉइल जब 180 डिग्री टर्न हो जाएगी, तो आप लोग नोटिस करिए कि जब कॉइल 180 डिग्री घूम जाएगी तो जो वायर AB है वो इस तरफ आ जाएगा और वायर CD इधर आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से हमने स्लिप रिंग के साथ कनेक्शन निकाला हुआ है, स्लिप रिंग के साथ यहां पर कनेक्शन निकाला हुआ है, और देखिए इस तरह से हम लोग ये कनेक्शंस को निकाल लेते हैं। और इसके बाद बच्चा हम लोग यहां पर इसे सिमिलरली रोटेट कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि सर अब CD वायर बाहर आएगा और AB वायर प्लेन के अंदर जाएगा। तो जब CD वायर बाहर आ रहा होगा तो इसमें करंट अपवर्ड और AB वायर में करंट डाउनवर्ड होगी। सोचो जब AB वायर में करंट डाउनवर्ड है तो इस लूप से करंट बाहर निकलेगी और इसमें अंदर जाएगी। तो आप नोटिस करो ये जो नीचे लगा हुआ ब्रूस है, इसमें हाफ साइकिल में करंट इनवर्ड थी और अगले हाफ साइकिल में करंट आउटवर्ड है। अगले हाफ साइकिल में करंट इनवर्ड आएगी और अगले हाफ साइकिल में करंट आउटवर्ड है। मीनिंग करंट कैसे फ्लो हो रही है, पहले इधर जा रही है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। आप देख पा रहे हो करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है। करंट पहले एक डायरेक्शन में जाती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आती है, फिर एक डायरेक्शन में जाती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आती है। इस तरह से फ्लो होने वाली करंट को AC करंट कहा जाता है। मीनिंग एक ऐसी करंट, देखो इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही, आप डायरेक्शन पर फोकस करो। एक ऐसी करंट जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती है, ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, वैसे AC करंट की डेफिनेशन कोई थोड़ा ना पूछेगा, लेकिन अगर बाय द वे पूछ ले तो आप लोग अपने कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अ करंट इन विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो, हम लोग AC करंट बोलते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे, ठीक है सर AC करंट यहाँ पर है, ये करंट की वैल्यू कितनी है, AC वोल्टेज यहाँ पर है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करना है। तो हम तुमसे बोलते हैं ठीक है एक बात बताओ, वोल्टेज क्या होता है? तुम बोलोगे सर -N d∅/dt हम लोगों ने पढ़ा है। N क्या है? नंबर ऑफ लूप। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो V = -N d। फाई के प्लेस पे आप लोग जानते हो सर BA cos थीटा हम लोग रख सकते हैं, अपॉन में क्या रहेगा? dt। इस जगह पर बेटा अगर हम देखें, मान लो ये कॉइल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो थीटा = हो जाएगा ओमेगा × t। हम लोगों ने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में टॉपिक पढ़ा होगा, ओमेगा = θ/t होता है, तो दैट इज वाई वी कैन से थीटा = ओमेगा × t। अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करें -N, B और A को बाहर निकाल लो, तो d cos थीटा के प्लेस पे आप ओमेगा t रख दो, अपॉन में dt। V = हो जाएगा -NBA। देखो cos ओमेगा t को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस बनेगा, जिससे ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा बाहर आएगा और बन जाएगा sin ओमेगा t। सो V = NBA ओमेगा sin ओमेगा t। इस NBA ओमेगा को हम लोग लिखते हैं V0, तो V = बनेगा V0 sin ओमेगा t। सो दिस इज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली अगर V = IR लगा ले, R को कर दो V0/R, तो I की वैल्यू भी हम लोगों के पास आ जाएगी। खैर उसमें हम लोग अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को देख सकते हो। इस अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज में आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे इस V को बोलेंगे वोल्टेज, इस V0 को बोलते हैं पीक वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल t को बोलते हैं टाइम। अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल t की बात करें तो ये जर्नल टाइम है। ओमेगा की बात करें, इसका एक फॉर्मूला 2π/T होता है, और इस कैपिटल T को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब है ये कॉइल एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेती है। ठीक है, अगर हम लोग ओमेगा की बात करें तो ओमेगा = 2πNB होता है, और n को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कॉइल एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करती है, पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। और एक बात आप लोग याद रखो, इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, और यूएस में 70। सारी बातें बताई थी, अगर ये कोई नहीं पूछेगा इंडिया में कितनी है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस की, ये मतलब बिल्कुल जीके टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ये कोई नहीं पूछने वाला। तो आपसे जो फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से आ सकता है। सो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बात समझ गए? AC करंट के बारे में आप समझे। अब जरा हम लोग AC करंट ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। ग्राफ को भी हम लोगों को समझना होगा। मान लो एक जनरेटर घूमना चालू करता है, हम लोग यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट इज वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ। y एक्सिस में वोल्टेज रखेंगे, x एक्सिस में टाइम। वोल्टेज की पीक वैल्यू चलो इधर V0, इधर माइनस की डायरेक्शन में पीक वैल्यू -V0। टाइम की बात करें तो चलो यहां पर आ गया कैपिटल T, दैट इज टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन। इधर हो गया T½ इधर हो जाएगा T/4 चौथाई टाइम, और यहां पर 3/4 3T/4। बात समझ गए आप लोग? वोल्टेज की इक्वेशन हम लोगों के पास है V0 sin ओमेगा t।
v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा के प्लेस पे आपने रखा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे स्मॉल टी की और देखेंगे कि क्या कहानी बनने वाली है। स्मॉल टी के प्लेस पे सबसे पहले तो हम जीरो पुट करेंगे। जब स्मॉल टी के प्लेस पे आप जीरो पुट करोगे तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी में जीरो का गुणा साइन जीरो बनेगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, वी की वैल्यू कितनी आएगी जीरो। टी बाई 4 पुट करोगे, जब तुम कैपिटल टी बाई 4 पुट करोगे टी से टी कटेगा, 2 से 4 कटेगा, पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 और वी की वैल्यू कितनी आएगी वी नॉट। तो जब वी नॉट आएगा तो टी बाई 4 पर वैल्यू कर लो वी नॉट। टी बाई 2 करोगे, जब कैपिटल टी बाई 2 करोगे तो पाई बचेगा, साइन 180 0 डिग्री वैल्यू आएगी 0। 3t बाई 4 करोगे, जब तुम 3t बाई 4 करोगे तो 3 पाई बाई 2 बचेगा 270, साइन 270 -1 और -1 पे वैल्यू मिलेगी माइनस वी नॉट। और जब तुम t रखोगे तो t से t कटेगा 2 पाई 360 पर वैल्यू कितनी मिलती है 0। आप अगर इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास एक साइनोसोडल मतलब साइन थीटा का ग्राफ आपके पास बनेगा, जो आप लोग देख भी सकते हो कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, जहां पर वोल्टेज साइन थीटा का एक फंक्शन है, दैट इज वाई ग्राफ भी साइन थीटा का ही बनने वाला है। सो एक साइनोसोडल ग्राफ हम लोगों को वोल्टेज का मिलता है। सो दिस इज ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये ग्राफ भी हमें क्लियरली बताता है कि देखो वोल्टेज पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होता है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में चेंज होता है, फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होगा, फिर से निगेटिव डायरेक्शन में चेंज होगा। ये ग्राफ हमें क्लियरली बताता है वोल्टेज की मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फिर जीरो। तो इस तरह से ये हम लोगों के पास ग्राफ बनता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ग्राफ फॉर अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का हम लोगों के पास ये ग्राफ आ गया। अब एसी करंट वोल्टेज के बाद हम लोगों के पास एक कैलकुलेशन ये आती है कि चलो ठीक है एसी करंट वोल्टेज को समझ गए, मान लीजिए अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को समझना होता तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, और वी नॉट साइन ओमेगा टी की अगर हम लोग बात करें तो चलो V इज इक्वल टू आई आर रख दें, तो इधर हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस R को डिवाइड में भेज दें, I इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी नॉट अपॉन आर को बोल देते हैं आई नॉट, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोगों के पास बचेगा। अब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया, हम तुमसे पूछे I क्या है करंट। अब चलो हम निकालते हैं अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू। तो आप बोलते हो सर अगर करंट को मीजर करना है, मीनिंग हाउ टू मीजर अल्टरनेटिंग करंट, इस टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं। अगर अल्टरनेटिंग करंट को मीजर करना है तो मीजर करने के लिए बोलोगे सर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और Q का मतलब है जो चार्ज फ्लो हुआ। आपने एक वायर में AC करंट को फ्लो कराया, आप ये नोटिस करते हो कि पहले हाफ साइकिल में करंट इधर जाएगी, अगले हाफ साइकिल में इधर। पहले हाफ साइकिल में 5 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, अगले हाफ साइकिल में 5 कूलम वापस आ गया, नेट चार्ज कितना 0, तो करंट भी कितनी 0। तो ऑब्वियस है ऐसे तो अल्टरनेटिंग करंट मीजर नहीं कर सकते। तब आप याद करो जब हम शुरुआत में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। हमने बोला था कि देखो अगर अल्टरनेटिंग करंट को मीजर करना है तो पहले AC करंट से वर्क कराओ, फिर सिमिलर वर्क DC करंट से कराओ, फिर DC करंट को मीजर कर लो, तो जो DC करंट का मैग्नीट्यूड आएगा वही बोल देंगे कि सर ये AC करंट का मैग्नीट्यूड है। और कैलकुलेट करने पर पता चला था ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। खैर अभी हम लोग उतने डिटेल में नहीं घुसेंगे, हम लोग सिर्फ इस बात को समझेंगे कि अगर कभी भी AC करंट वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को मीजर करना है तो आप लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? पहले करो स्क्वायर, फिर निकालो मीन, फिर निकाल दो रूट। पहले करो स्क्वायर, फिर निकालो मीन और फिर निकाल दो रूट। तो हम लोग बोलेंगे ये वैल्यू कैसे आ गई? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या आप मेरी बात समझ गए? चलो ठीक, रब करें। देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की हम लोग बात करें तो देखो कैसे इसे मेजर करना है। वोल्टेज या करंट किसी की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ सकती है। देखिए वोल्टेज की बात करें दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब है जैसे हम यहाँ पर लिखें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो इस वोल्टेज का पहले स्क्वायर करना है, फिर इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा बोलना चाहिए। तो पहले तो हम लोग 0 से t टाइम तक के लिए वोल्टेज कहाँ तक वेरी करता है? फ्रॉम 0 टू t, 0 टू t टाइम तक के लिए इसे ऐड कर लो और इसके बाद t का डिवाइड कर दो, मीनिंग हमने यहाँ पर मीन निकाला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिवाइड कर दिया।
और इसके बाद इसका कर लो रूट। सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है मैथमेटिक्स का। अंडर रूट 1/t फ्रॉम 0 to t, वोल्टेज की वैल्यू कितनी रहेगी V0 साइन ओमेगा टी, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर और dt कर लीजिए। VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा 1/T, इधर V0 का स्क्वायर बाहर निकाल लो, फ्रॉम 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के। अभी तक तो याद भी हो गया होगा डायरेक्ट भी, वोल्टेज लिखना पड़ेगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट। चलो अब आप लोग बताओ, V0 स्क्वायर बाई कैपिटल T और यहाँ पर फ्रॉम 0 to कैपिटल T। बताओ भाई साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कैसे बदलते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, यही तो आता है। ये हम लोगों के पास हो जाएगा। इसे और सॉल्व करोगे तो VRMS इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ V0 स्क्वायर अपॉन 2t, ये 2 को बाहर कर लो और इसे चलो हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 को करोगे तो कितना बचेगा t माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस का साइन थीटा होता है और 2 ओमेगा t आ जाएगा और अपॉन में 2 ओमेगा डिवाइड में आएगा। लिमिट इज फ्रॉम 0 to कैपिटल T। देखो VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V0 स्क्वायर अपॉन 2t। पहले अपर वैल्यू रखोगे, स्मॉल t के प्लेस पे कैपिटल T रखा, माइनस देखो साइन 2 ओमेगा के प्लेस पे रखो 2 पाई अपॉन कैपिटल T, स्मॉल t के प्लेस पे कैपिटल T रखा अपॉन में 2 ओमेगा, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट करोगे, स्मॉल t के प्लेस पे 0, स्मॉल t के प्लेस पे 0, साइन 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 तो बाकी कोई फर्क भी नहीं पड़ता। समझ गए, यहाँ t से t कट गया। देखो VRMS इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट V0 स्क्वायर अपॉन 2t मल्टीप्लाइड। देखो यहाँ t तो बचेगा, माइनस में साइन 4 पाई है, साइन 4 पाई साइन 720, साइन 720 की वैल्यू भी 0, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0, मतलब बाकी सारे टर्म 0 हैं सिर्फ कैपिटल T को छोड़ के, तो कैपिटल T से कैपिटल T कट गया। और यहाँ पर जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की आएगी, देखो ऊपर तो V0 बाहर निकल आएगा और अपॉन में अंडर रूट 2। सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फिर यहीं पर आपको सिखाया गया था क्यों AC करंट ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू DC करंट। ये क्वेश्चन बनता नहीं है, कोई तुमसे पूछेगा कि वाई AC करंट इज मोर डेंजरस देन DC करंट, फिर भी अगर एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, तो यहाँ पर बताना है ना। ऑनलाइन वालों को लगेगा रेलवे स्टेशन के बगल में पढ़ा रहे हैं, ये ट्रेन बोलती है ना। देखो तो VRMS की बात करें तो वोल्टेज की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, जैसे मान लो हम तुमसे बोलें कि सर आपके घर पे वोल्टेज आ रहा है 200 वोल्ट, तो हमने तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 200 वोल्ट बता दी, लेकिन जो पीक वैल्यू आएगी दैट इज 200 रूट 2, तो हम लोग को मिलेगा रूट 2 की वैल्यू रख दे 1.4, तो 280 बन जाएगा। तो वो 200 वोल्ट सिर्फ बोलने का है, लेकिन वो एक साइकिल में उसकी 2 बार वैल्यू 280 वोल्ट होती है, तो 200 वोल्ट बता के 280 वोल्ट का झटका लगेगा अगर AC करंट की बात करें। खैर पढ़ लेना इस चीज़ को। क्या आपको ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना आ गया? ये पेपर में पूछी भी जा सकती है, फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट वोल्टेज, इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप ये समझ लें। समझ गए आप लोग? सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। रब कर दे, रब कर दे। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। ठीक, अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बाद अगला टॉपिक क्या है बच्चा? सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अगर AC करंट सर्किट्स की हम लोग बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट देखो कोई भी सर्किट हो, सर्किट के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, वन इज रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज कैपेसिटेंस एंड थर्ड वन इज इंडक्टर कॉइल। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप तीनों को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक सर्किट हम लोगों के पास है और इस सर्किट में लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा ये तो तुमको मालूम है कि AC करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये इतना भी भूल गए? याद ही होगा, बढ़िया मास्टर पढ़ा रहा है ना। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी
और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया R। ठीक, नंबर 1 आप लोगों को पता करना है कि ये बताओ करंट कितनी। तो करंट के लिए तुम एक काम करोगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाते हो, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर लगा लेते हो। रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज इसी फार्मूले से तो दिया जाता है। इस जगह पर R को डिवाइड में लाओगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट अपॉन R और हो जाएगा साइन ओमेगा टी। V नॉट अपॉन R की अगर हम लोग बात करें तो ये इसे लिख देते हैं I नॉट और इधर हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज वैल्यू फॉर करंट। इसके बाद हम लोगों से वेव डायग्राम भी पूछा जाएगा। वेव डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो देखो पहले तो वोल्टेज का वेव डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक, टाइम आप लोग पूरा ना लिखते हैं, चलो मैं यहाँ पर T/2 और इधर T कर देते हैं। ये वोल्टेज की पीक वैल्यू V नॉट, ये वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू माइनस V नॉट, ये O। करंट का ग्राफ आप देखो, जो फेज वोल्टेज का है वही फेज करंट का है, फेज मतलब ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोग पाएंगे कि करंट का भी ग्राफ बिल्कुल सिमिलर होगा, मतलब जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज हो रही है वोल्टेज के लिए, सिमिलरली करंट के लिए भी चेंज होगी और टी बदलने पर करंट की वैल्यू भी सिमिलर आएगी। तो वोल्टेज और करंट ये दोनों के ग्राफ। इसके बाद फेजर डायग्राम आता है। फेजर डायग्राम 3D में एक ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, मान लो करंट इस डायरेक्शन में, दिस इज फॉर ग्राफ फॉर करंट। तो वोल्टेज को आप देखो और करंट को देखो, जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज प्लस में है तो करंट भी प्लस में है, मीनिंग दोनों सेम डायरेक्शन में है और वोल्टेज भी इधर ही आ जाएगा। इस एंगल को अपनी मर्जी से चाहे फाई वगैरह जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। सो दिस इज फेजर डायग्राम, समझ गए। ये इतनी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं किसी भी सर्किट को लेकर के। चलो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, जब सर्किट में इंडक्टर कॉइल लगी हो। मान लीजिए आपके पास एक इंडक्टर कॉइल है और इस इंडक्टर कॉइल को आपने एक एसी करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया। एसी करंट सोर्स की बात करें तो V नॉट साइन ओमेगा टी इसका V नॉट साइन ओमेगा टी इसका वोल्टेज है। अब अच्छा एक बात बताओ, इंडक्टर कॉइल करती क्या है? तो आप बोलोगे सर ये सेल्फ इंडक्शन करती है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि अगर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये कॉइल अपने अंदर चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी, मतलब चाहती है कि चेंज ना हो। एक कॉइल है, अल्टरनेटिंग करंट आई पहले प्लस की डायरेक्शन में और प्लस की डायरेक्शन में एसी करंट फ्लो हुई। ये कॉइल बोलती है कि देखो मेरे अंदर करंट जीरो है तो हमेशा जीरो रहे, और करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये उस करंट को ब्लॉक करेगी, लेकिन सोर्स ने अपनी स्ट्रेंथ से करंट को फ्लो करा दिया। तो ये कॉइल सोचेगी कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर ही जाती रहे, लेकिन तभी जैसे कॉइल सोच रही है कि करंट इधर जा रही इधर जाती रहे, तभी सोर्स ने अपनी करंट की डायरेक्शन बदल ली। सोर्स अपनी करंट को इधर भेजता है, कॉइल बोलेगी नहीं करंट इधर जा रही इधर ही जाएगी, इधर से नहीं आएगी, तो ये इस करंट को ब्लॉक करेगा। सोर्स अपनी स्ट्रेंथ से ऐसे करंट फ्लो कराता है तो कॉइल सोचेगी अब करंट ऐसे ही जाए, सोर्स फिर से करंट की डायरेक्शन को चेंज करेगा क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इंडक्टर कॉइल करंट को बार बार अपोज करती रहेगी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कौन सा डिवाइस एसी करंट को ब्लॉक कर सकता है, देन यू विल से सर इंडक्टर कॉइल। एसी करंट को कौन ब्लॉक कर सकता है? इंडक्टर कॉइल। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर हम बात करें इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे सर -L di/dt होता है, लेकिन हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी L di/dt। समझ गए? अब एक बात बताओ, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज L di/dt। इस जगह से बच्चा अगर आप लोग ध्यान लगाओ, इस जगह पर अगर तुम लोग दिमाग लगाओ तो हम लोग बिल्कुल यहां पर इस जगह पर अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो हम लोग करंट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इधर रख लेंगे di को और इधर हो जाएगा V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन फॉर्म है, इंटीग्रेट कर दो। di को इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा i, इधर हो जाएगा V नॉट अपॉन L। ठीक है, साइन ओमेगा टी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा? माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन में कितना आ जाएगा ओमेगा। अब सोचो जब कंपेयर करोगे तो इधर क्या बैठा है साइन, इधर क्या बैठा है कॉस, तो हमें पहले कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन में। हम जानते हैं कि सर साइन 90 माइनस थीटा लिखो या 90 प्लस थीटा लिखो, दोनों में कॉस होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। कारण क्या है 90 प्लस क्यों नहीं लिख रहे वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसे लिख देते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। देखो माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा होता है,
इस माइनस साइन को हम अंदर ही भेज देते हैं, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ओमेगा एल है बेटा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, जब माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा। एक्चुअल में ये दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ पर लिख देते साइन 90 प्लस थीटा तो ये प्लस होता, जब माइनस को अंदर लाते तो ओमेगा टी भी माइनस का बनता और पाई बाई 2 भी माइनस का, हमें ओमेगा टी प्लस का चाहिए, दैट इज वाई हम लोगों ने 90 माइनस थीटा किया था। समझ गए? इतना हम लोगों के पास करंट की वैल्यू आ गई। अब देखो तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले वेव डायग्राम, वेव डायग्राम ड्रॉ करने को आएगा, इधर रख लो टाइम को, वाई एक्सिस में रख लो वोल्टेज को। चलो ये पीक वैल्यू हो गई वी नॉट, ये अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू माइनस वी नॉट, ये ऑरिजिन। वोल्टेज की बात करोगे तो वोल्टेज कुछ इस तरह से चलेगा, टी हाफ पर वैल्यू और ये टी बाई 4 पर मैक्सिमम, 3t बाई 4 पर अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम और यहाँ पर टी। ग्राफ हम लोग जानते ही हैं। सोचो जब शुरुआत की बात करते हैं टाइम 0 पर, जब स्मॉल टी के प्लेस पर वैल्यू 0 है तो वोल्टेज कितना आएगा 0, लेकिन जब स्मॉल टी के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा, साइन माइनस 90 बचेगा। साइन माइनस 90 की वैल्यू -1 होती है और करंट की वैल्यू माइनस में मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि -1 साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू है, तो निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम या मान लो टोटल मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। तो करंट उस समय निगेटिव मिलेगी जब वोल्टेज कितना है 0। और आप करंट का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये ग्राफ वोल्टेज का है और ये ग्राफ करंट का। अब यहाँ पर दो चीजें पूछी जाती हैं, कौन सा फैक्टर लैगिंग है और कौन सा फैक्टर लीडिंग है। लैगिंग का मतलब होता है जो पीछे चल रहा है, और लीडिंग का मतलब है जिसकी वैल्यू पहले मैक्सिमम हो रही है। तो बताओ भाई, किसकी वैल्यू पहले मैक्सिमम हो रही है, वोल्टेज की कि करंट की? वोल्टेज की। तो वोल्टेज लीडिंग और करंट लैगिंग। समझ में आई बात? इसके बाद फेजर डायग्राम भी पूछा जाता है। फेजर डायग्राम की बात करो तो ऐसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, करंट को अपनी मर्जी से कहीं बना लो। चलो ये करंट है, अब बताओ वोल्टेज आगे है, कितने डिग्री आगे है? देखो वोल्टेज में एंगल है ओमेगा टी और इधर ओमेगा टी से 90 कम, तो वोल्टेज कितना आगे है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वोल्टेज को लीडिंग बना लो, दिस इज वैल्यू फॉर वोल्टेज, और ये एंगल कितना कर लो 90 डिग्री। सो दिस इज अवर फेजर डायग्राम। समझ गए? एक जिसे कहा जाता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को समझो, इम्पीडेंस की रिएक्टेंस, सॉरी क्या बोलना है, रिएक्टेंस। अगर हम रिएक्टेंस की बात करें, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है तो आप लोग बोलोगे ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ करंट, लेकिन रेजिस्टेंस हम लोग एक वायर अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी लेकर आता है रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ही फ्लो नहीं होने देता, और जिस वजह से करंट को ब्लॉक करता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट की ब्लॉकिंग तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जा रहा है, दैट इज वाई हम लोग बोलेंगे सर अब रेजिस्टेंस बोलना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक अलग टाइप की क्वांटिटी है जिसमें वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो एटम से टकरा के ब्लॉक होते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट ब्लॉक हो रही है, दैट इज वाई हम लोग रेजिस्टेंस वर्ड ना यूज करके रिएक्टेंस यूज करते हैं। रिएक्टेंस का मतलब भी है ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ करंट, बट इन पाथ ऑफ एसी करंट। समझ गए? और रिएक्टेंस आ रहा है ड्यू टू इंडक्टर कॉइल, दैट इज हम लोग दैट इज व्हाई वी विल से इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेल से। आप यहां पर नोटिस करो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज में जिसका डिवाइड है वही तो रेजिस्टेंस है, मतलब करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन वही तो है। यहां पर पीक वैल्यू में किसका डिवाइड है, ओमेगा एल का, तो इस ओमेगा एल को बोलना है रिएक्टेंस, और इसका भी यूनिट होता है ओम। एक कैपेसिटर को लगा दें। चलो देखो, आपके पास एक कैपेसिटर है, और अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज आप लोगों ने लगा दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज की बात करें तो हमको मालूम है कि सर टाइम के साथ ये वोल्टेज मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर 0, ऐसे चलता है। ठीक, ये वैल्यू हम लोगों के पास होती है। अब सोचो बच्चा, जब यहां पर हम लोग वोल्टेज को देख रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0। सिमिलरली करंट बढ़ेगी, फिर घट के 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर 0। अब जब यहां पर अल्टरनेटिंग करंट आएगी, मान लो जैसे करंट है यहां पर, पहले करंट 0, फिर करंट आई 1 एम्पियर की, इधर 1 चार्ज आया, सामने -1 इंड्यूस हुआ चल के ऐसे, फिर करंट बढ़ के 2 हुई, पहले करंट 1 थी, फिर करंट बढ़ के 2 हुई। अल्टरनेटिंग करंट यही तो काम कर रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0, अपोजिट डायरेक्शन में फिर से सेम। पहले करंट 1 की आई, 1 चार्ज इंड्यूस हो गया, 2 करंट बनी,
इधर से 2 चार्ज आए, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, सामने 2 इंड्यूस हो गए और बाकी 2 पॉजिटिव चार्ज चल के सोर्स के पास, फिर 3 की करंट हो गई, यहाँ पर 3 चार्ज इंड्यूस हो गए और ये एक्टिविटी हुई, फिर करंट मैक्सिमम होके घटेगी। अब 3 के बाद करंट 2 की हुई तो यहाँ पर 1 चार्ज कम हो गया, फिर करंट 1 की हुई, 1 चार्ज कम हुआ और फिर करंट 0 हो गई, तो चार्ज भी कितना हो गया 0। फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस इंड्यूस होगा, मतलब कैपेसिटर इस एसी करंट को ब्लॉक कर ही नहीं रहा है, ये करंट जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है उस डायरेक्शन में चली जाती है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को ब्लॉक नहीं करता। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि चलो अगर कैपेसिटर लगा दोगे तो एसी करंट कभी ब्लॉक होने वाली नहीं है, और एसी करंट को ब्लॉक होने से रोकने के लिए वी विल यूज कैपेसिटर। समझ गए आप लोग? तो ये कहानी है। सो दिस इज कैपेसिटर। मीनिंग आपसे कोई पूछे कि ये बताओ डीसी करंट को कौन सी डिवाइस ब्लॉक करेगी, देन कैपेसिटर, और विच डिवाइस विल ब्लॉक एसी करंट, देन यू विल से इंडक्टर कॉइल। चलो ठीक, इतना समझते हो। अब हम लोग बात करें यहाँ पर, चलो इसका कैपेसिटेंस सी है तो बताओ यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी। तो आप लोग बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो हम बोलेंगे सर डी क्यू ओवर डी टी लिखो, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। Q इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है CV, CV लिख दो। C कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, dV अपॉन dt। इस जगह पर V के प्लेस पे आप लोग वैल्यू पुट करोगे V नॉट साइन ओमेगा टी, और अपॉन में क्या रख दोगे? dt। और I इज इक्वल टू आ जाएगा C, V नॉट को भी बाहर निकाल लो, और यहाँ पर d ओवर dt साइन ओमेगा टी आएगा। इस साइन ओमेगा टी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इस कॉस को फिर से साइन में कन्वर्ट करो, साइन 90 माइनस थीटा करोगे, थीटा मतलब ओमेगा टी माइनस का नहीं चाहिए, ये प्लस का चाहिए। इन दिस केस वी विल राइट साइन 90 प्लस थीटा। आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट, और हम लोगों के पास आएगा साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, जिसे आप थोड़ा इंप्रोवाइज कर लो। आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये कहानी कर लो। समझ गए? इस जगह पर तुमसे पूछा जाएगा ये बताओ ये बताओ रिएक्टेंस कितना, तो तुम बोलोगे वोल्टेज में जिसका डिवाइड है वही रिएक्टेंस है, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। यूनिट इसका क्या रहेगा? ओम। यूनिट क्या रहेगा? ओम। इस जगह पर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ वेव डायग्राम कैसा, यहाँ पर हाँ एक टर्म और है, लीडिंग फैक्टर क्या है। एक बात बताओ, कौन आगे? आप देखो इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी से 90 ज्यादा, तो करंट यहां पर लीडिंग है। तो आप बोलोगे करंट लीडिंग और वोल्टेज लैगिंग। समझ गए? इसके बाद लीडिंग लैगिंग फैक्टर हो गया आपके पास। फिर इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा फेज डिफरेंस कितना, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 90, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? π/2। तो फेज डिफरेंस आपके पास है π/2। समझ में आ गई बात आपको? फिर आप लोगों को पूछा जाएगा वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम वोल्टेज का आपके पास है, करंट का वेव डायग्राम निकालो। जब ओमेगा टी 0 है तो वोल्टेज 0 मिलेगा, जब ओमेगा टी 0 है तो ये साइन 90 बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जब वोल्टेज 0 है तब करंट मैक्सिमम है, और फिर मतलब बाकी की वैल्यूज रख के आप लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेना। इस तरह से ग्राफ आएगा, ये वोल्टेज और ये करंट। सो दिस इज अवर वेव डायग्राम। ठीक है, पहली वैल्यू निकालो, बाकी तो आइडिया है ही। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। करंट पहले बना लो, ये वैल्यू हो गई करंट की। वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग है, पीछे चल रहा है वोल्टेज। आप देखो दोनों के फेज को, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, तो वोल्टेज को कहीं ऐसे बनाओगे 90 डिग्री पीछे। समझ गए? सो ये हम लोगों के पास हो गया फेजर डायग्राम। तो ये हम लोगों के पास सर्किट कंप्लीट है, जब हम लोगों के पास कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, इन तीनों में कुछ भी सर्किट में जुड़ा हो तो कैसे ये सर्किट बिहेव करेगा आप लोग देख सकते हैं। फिर कहानी आती है कि अगर सर्किट में मतलब इनको कंबाइन करके जोड़ा जाए, तीनों को साथ में जोड़ दें, दो को साथ में जोड़ें, तो ये कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, रब करें इसको।
देखिए अब जो टॉपिक हम लोगों के पास आएगा उस टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हम लोगों के पास रहने वाला है अब जो टॉपिक हम लोगों के पास आएगा उस टॉपिक की बात करें तो कॉम्बिनेशन आने वाला है। अब चलो देखो, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर कॉइल है, इन दोनों को साथ में लगा दिया एक एसी करंट सोर्स के साथ। अब उतना सब कुछ नहीं पढ़ना, अब सिर्फ फेजर डायग्राम को देखना है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। नंबर एक, फेजर डायग्राम को देखना है सिर्फ, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। अब थोड़ा हम सिंपल फेजर डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस में रख दिया हम लोगों ने करंट को, चलो करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, दैट इज वाई करंट हम लोगों ने इधर बना दी। जब बात करोगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने। तो वोल्टेज लेट से इस डायरेक्शन में आ गया। जब बात करोगे इंडक्टर कॉइल की, तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे और इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज लेट से इधर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इसे वेक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये VL है हम लोगों के पास, इस VL को इधर पैरेलल ड्रॉ कर दो, दिस इज ऑल्सो VL। टेल टू हेड मिला दो, दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वोल्टेज हम लोगों के पास जो आएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम देख सकते हो, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ गए? तो V इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। V के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे I इंटू Z, और इस Z को कहा जाएगा इम्पीडेंस। क्या कहा जाएगा? देखो रेजिस्टेंस भी है रिएक्टेंस भी है, दोनों ही मिलकर करंट को रोक रहे हैं। कलेक्टिव जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे हम लोग ना तो रिएक्टेंस बोलेंगे ना तो रेजिस्टेंस, हम लोगों ने वर्ड क्या प्रोनाउंस कर दिया, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस बोला जाएगा। V के प्लेस पे लिख सकते हो IR, क्योंकि ये रजिस्टर के अक्रॉस है, सॉरी इसे V नहीं लिखना चाहिए, इसे VR लिखना चाहिए। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, दोनों का स्क्वायर है, दैट इज वाई I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL के प्लेस पे कर लो I स्क्वायर XL स्क्वायर। भाई V इज इक्वल टू IR लगा रहे हैं, करंट इंटू ऑब्स्ट्रक्शन, करंट इंटू ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे। IZ इज इक्वल टू, यहां से देखो I स्क्वायर बाहर निकाल लेना, स्क्वायर रूट के बाहर I आएगा, बचेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, I से I काट लेना, Z इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। एक टर्म पूछा जाता है फेज डिफरेंस, दिस इज फाई। फेज डिफरेंस अगर आपको tan फाई निकालना है तो एक फंडा लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL अपॉन VR। दूसरा VL इज इक्वल टू IXL, VR इज इक्वल टू IR कर सकते हो, I से I कट जाएगा, और tan फाई इज इक्वल टू आ जाएगा XL अपॉन R। तो फेज डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और फेजर डायग्राम के लिए भी आ सकता है, समझ लो। न्यूमेरिकल वगैरह बने तो प्रैक्टिस करो उसकी, जो ना आए डिस्कस करो, ठीक है। ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखो, इस जगह पर बच्चा हम लोग पहले तो फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखो दोनों सीरीज में है, हमने बोला करंट सेम रहेगा सीरीज में, ठीक। वोल्टेज की बात करें, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, और कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग होता है, ठीक। तो वोल्टेज हम लोगों ने 90 डिग्री पीछे बना लिया। क्या मेरी बात समझ गए? इसके बाद देखो, इस VC की बात करें तो इस डायरेक्शन में आप लोग VC को रख लो, और ये हम लोगों ने बना दिया, सो दिस इज अवर वोल्टेज, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहां पर भी लगाओगे, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर बनेगा। अरे बेस तो VR है, परपेंडिकुलर VC है, तो ये क्या आने वाला है, V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। V के प्लेस पे रख लो IZ, VR के प्लेस पे रख लो IR, इसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस इधर कर लो IXC होल स्क्वायर करोगे, निकाल लेना, Z बराबर आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये फेज डिफरेंस निकालना है, tan फाई लगा लो, परपेंडिकुलर रहेगा VC, बेस रहेगा VR, या फिर IXC IR कर लो, तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा XC अपॉन R, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो ये आप लोगों के पास हो गया रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, समझ गए? अगला फंडा। अब आप लोगों के पास अगले नंबर पर आएगा,
अब हम लोगों के पास अगले नंबर पर आता है जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को जोड़ दिया जाए साथ में, तब देखो क्या होगा। देखिए क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? ओवर हो गया। आज 9:20 हुआ, 10 मिनट और रुक जाओ, बस 10 मिनट में ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाएंगे। 5 मिनट रुक जाओ, ठीक। सर्किट कंप्लीट कर ले, फिर छुट्टी कर दे। देखो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज लगा दिया और इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर साथ में जुड़ा है। ठीक, देखो इधर करंट इस डायरेक्शन में, इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज की बात करोगे तो इंडक्टर, अब चलो एक बात बताओ, देखो इस जगह पर हम लोगों ने इंडक्टर और कैपेसिटर की बात कर ली, समझ गए। अब देखिए बच्चा क्या होता है कि अगर हम लोग इन दोनों को देखें इक्वल, ये अपोजिट है, इक्वल होंगे तो जीरो आ जाएगा। मान लेते हैं कि VL ज़्यादा है, तो हम लोगों को जो VL माइनस VC दैट विल बी अवर इफेक्टिव वोल्टेज। फेज डिफरेंस की बात करोगे 90 डिग्री है करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल। V के प्लेस पे IZ, VL के प्लेस पे IXL, VC के प्लेस पे IXC, तो Z की वैल्यू ये मिलेगी। अब एक तीसरा लास्ट आता है LCR सर्किट, उसे भी देख लो। इस जगह पर अगर हम लोग LCR सर्किट ले लें, इस LCR सर्किट में लेट से करंट हम लोगों के इस डायरेक्शन में है, इंडक्टर कॉइल में वोल्टेज की बात करोगे तो 90 डिग्री लीडिंग, रेजिस्टेंस में बात करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैपेसिटर की बात करोगे 90 डिग्री लैगिंग। पहले VL और VC को सॉल्व कर लो, दैट इज VL माइनस VC। इस VL माइनस VC को इधर ड्रॉ कर लो और ये हम लोगों के पास आ जाएगा वोल्टेज, समझ गए। इस वोल्टेज की बात करें अगर हम लोग, तो आप लोग इस जगह पर वोल्टेज को देखो अंडर रूट परपेंडिकुलर, दैट इज VL माइनस VC होल स्क्वायर कर लो, प्लस बेस कर लो, दैट इज VR का स्क्वायर। V के प्लेस पे IZ रख लेना, VR के प्लेस पे IR रख लेना, VL के प्लेस पे IXL, VC के प्लेस पे IXC रख लेना। ये फंडा हम लोगों के पास बचेगा, I कॉमन लेके काट लेना, इतना आएगा। आपको फेज डिफरेंस चाहिए तो tan फाई निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर VL माइनस VC, बेस की बात करोगे तो VR। tan फाई VL के प्लेस पे IXL, VC के प्लेस पे IXC और इधर IR कर लो तो बचेगा XL माइनस XC अपॉन R। सो दिस इज tan फाई, समझ गए। तो ये हम लोगों के पास हो गया वैल्यू फॉर फेज डिफरेंस। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट यहाँ पर कंप्लीट है।